अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी आप सब अहबाब का। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। मैं लेक्चर से पहले एक छोटी सी गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आप लोगों की दिलचस्पी और पार्टिसिपेशन, ये दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं हमारे कोर्स को एक अच्छे अंदाज में आगे रनिंग के लिए। माशाल्लाह जितनी अच्छी जो है ना वो इस वक़्त टीम आई है, जो पार्टिसिपेंट्स की है, मुझे बड़ी खुशी है। और मैं तकरीबन हर लेक्चर में, जब से पहले दिन का लेक्चर उसमें इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद मुझे बार-बार ये कहने को मिल रहा है कि आप सारे बड़े ही पढ़े-लिखे कॉम्पिटेंट लोग हैं जो इस कोर्स में इस वक़्त इस टीम में शामिल हैं। आपने एक काम करना ये है कि आपका हाज़िर होना और फिर पूरा मुतवज्जो होना और फिर उसके बाद अपनी पार्टिसिपेशन भी शो करना, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कोई भी स्पीकर होता है ना, तो वो ज़ाहिर है तब तक ही अच्छा बोल सकता है जब तक ऑडियंस जो है या जो सामने वाले हैं वो ज़ाहिर है वो अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो आपका रिस्पॉन्स सिर्फ़ इंटरेस्ट की शक्ल में ही हमारे सामने आना चाहिए और आपकी जो साथ-साथ हमारी जो पार्टिसिपेशन है वो भी सवाल-जवाब की शक्ल में या किसी भी अंदाज़ में नज़र आनी चाहिए। आज का हमारा बड़ा अच्छा लेक्चर है, बहुत ज़बरदस्त आज की हमारी ये क्लास होगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने लास्ट डे जो हमारा परसों-तरसों लेक्चर हुआ है, लास्ट लेक्चर 2 नंबर जो था, वो माशाल्लाह एक जनरल हायरार्की थी कोर्स की। कि जैसे हम ऊपर से हमने शुरू किया था कि सबसे अपेक्स कोर्ट जो है, बड़ी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं, या सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल जो है वो वफाकी शरई अदालत या उसका बेंच है सुप्रीम का, या उसी तरह हाई कोर्ट्स हैं फिर नीचे, फिर इसी तरह उनके नीचे सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं। तो उसमें हमारी क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स थी। अब जो हमारा नेक्स्ट एक बड़ा अहम जो आज का हमारा टॉपिक है, वो स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स पार्ट 2 है। लेकिन इस पार्ट 2 के अंदर हमने जिस हायरार्की को खास तौर पर समझना है, वो थोड़ा-सा उससे हट के है। आप की एक चीज़ जो मुझे आपको देनी है, वो ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमेशा 2 तरह के कोर्सेज़ ही होते हैं। 2 तरह के केसेस होते हैं, सॉरी 2 तरह के केसेस हमारे आम तौर पर चलते हैं, या वो सिविल नोयत के होंगे या वो क्रिमिनल नोयत के होंगे, या वो दीवानी मुकदमात हैं या वो फौजदारी मुकदमात हैं। अब उन दोनों के अंदर हमारी अदालतें वही हैं जो मैंने आपको पहले से बता दी हुई हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक अदालत है, वो अदालत जो है वो आपकी अ वो अदालत हमारी जो है वो आम तौर पर हम कहते हैं कि वो अदालत सिविल कोर्ट की है। अब सिविल कोर्ट के अंदर केसेस इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वो कोर्ट हमारी जो सिविल कोर्ट है, अब उसके केसेस को फिर हम थोड़ा-सा मज़ीद डिवाइड करेंगे। मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर 10 बच्चों की एक क्लास है और सबने केमिस्ट्री पढ़नी है। तो वो एक टीचर 10 क्या 20 क्या 50 क्या 100 भी क्लास होगी तो वो मे बी उसको इज़िली पढ़ा लेगा, उसने लेक्चर देना है। लेकिन अगर उसी क्लास में 2 बच्चे फिज़िक्स के आ जाएँ तो अब उसको थोड़ा-सा मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। अब थोड़ी-सी डोमेन चेंज हो गई है। जैसे ही कोई 2 इंग्लिश के आ जाएँगे, मज़ीद डोमेन चेंज हो गई है। अब उन्होंने लर्निंग और टीचिंग का प्रोसेस जो चल रहा है, उसमें सीखने-सिखाने के उस अमल के अंदर ये बात तो बड़ी ज़रूरी है कि वो टीचर होना चाहिए और फिर उसके बाद जो एक स्टूडेंट होना चाहिए, लेकिन उनके सब्जेक्ट्स अलग हैं। अब आप क्या करेंगे कि अगर वो 2, 4, 5 मज़ीद दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे ज़्यादा हो जाएँगे, तो आप एक नई क्लास, नया टीचर अपॉइंट कर लेंगे कि यार अब वो इसको अलग रूम में, अलग कमरे में, अलग टीचर जो है इसको हैंडल करे। अब इसी तरह ही हुआ, केसेस तो 2 ही थे, या वो सिविल थे या क्रिमिनल थे, लेकिन केसेस की तादाद बढ़ती चली गई, हत्ता कि उसके लिए एक नए अंदाज के केसेस की एक नई अदालत बना दी गई। ये आपने नुक्ता समझ लेना है। 2 ही तरह के केसेस हैं लेकिन एक नई अदालत डेवलप हो गई। मिसाल के तौर पर फैमिली कोर्ट्स के केसेस सिविल कोर्ट्स के होते हैं। सिविल केसेस की नोयत के होते हैं फैमिली केसेस। अब फैमिली कोर्ट में जितने भी हमारे केसेस अप्लाई हो रहे हैं उसको सिविल जज सुन रहा है। अब वो जो सिविल नोयत के केसेस हैं,
वो सिविल कोर्ट में ही आने चाहिए थे, जहां प्रॉपर्टी के केस आ रहे हैं, जहां बाकी केस आ रहे हैं। लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि फैमिली कोर्ट्स अलग बना दी गई। क्यों? फैमिली के केसेस बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए, तो जरूरत महसूस हुई कि कोर्ट ही अलग बना दें। तो इसी तरह बेशुमार बोर्ड्स, ट्रिब्यूनल्स को, स्पेशल कोर्ट्स जो है वो अलग बना दी गई, ताकि काम करने में वो आसानी हो जाए। इसकी वो उस दिन हम डॉक्टर अमार खान नासिर साहब के पास बैठे हुए थे, बड़े हमारे प्यारे मोहतरम उस्ताद भी हैं, तो वो कहने लगे, कोई बात हुई डॉक्टरों से रिलेटेड, तो वो कहने लगे, तो अब तो डॉक्टरों ने भी हर उज़व जो है वो तकसीम कर ली है। हर डॉक्टर का अलग से अब हिस्सा होगा, ये हाथों का डॉक्टर है, ये पाँव का है, ये हर उज़व का, हर पार्ट का डॉक्टर अब अलग है। तो इसी तरह पूरी बॉडी का डॉक्टर तो एक ही होना था, लेकिन अब केसेस इतने ज्यादा आ गए कि वो दिल का डॉक्टर अलग है, वो जिगर का अलग है, मैदे का अलग है। अब ये सेम कोर्ट्स में भी यही हिसाब हो गया। एक ही जज ने, एक ही काजी ने सारे फैसले करने थे, लेकिन सारे उसने केस जब सुने तो नौयत बढ़ती गई, केसेस बढ़ते गए, जराइम बढ़ते गए, मामलात और ज्यादा होते गए, और जदीदियत के साथ साथ नए नए मसाइल जन्म लेते गए। उन नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए नई कोर्ट्स का अमल में आना, ये तो बड़ी एक आम सी बात है, जो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम समझ भी लेंगे, और आप में से कई समझ भी चुके होंगे। तो ये जो नई कोर्ट्स आई हैं, उसमें कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं जी, और उसमें से कुछ बोर्ड्स हैं और कुछ स्पेशल कोर्ट्स हैं। अब ये जो हमारी ये क्लासेस हैं मुख्तलिफ, इनको हम जब मजीद डिवाइड करते हैं इन चीजों को, तो आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है। ट्रिब्यूनल भी कह लें कि कोर्ट ही है, ये भी एक अदालत है। अब इसमें कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स हैं? पिछले सबक में हमने एक बात की थी कि हाई कोर्ट कुछ ट्रिब्यूनल्स के केस भी सुनता है, और कुछ ट्रिब्यूनल के केस उसके बाद डायरेक्ट उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। अब वो जो ट्रिब्यूनल्स हैं, उसमें सर्विस ट्रिब्यूनल ये फेडरल का होता है, और प्रोविंशियल यानी कि सूबाई भी होता है। ये आगे हम डिटेल हर एक कोर्ट को अलग भी इंशाल्लाह समझेंगे। आप इस स्लाइड को थोड़ा सा 1-2 मिनट में समझ लें। इस तरह हमारी ट्रिब्यूनल जो है वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, लेबर एपलेट ट्रिब्यूनल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली है, एनवायरमेंटल है, इंश्योरेंस पैलेट ट्रिब्यूनल है, एक्साइज एंड सेल्स टैक्स की अपैलेट है। इसी तरह एंटी डंपिंग अपैलेट ट्रिब्यूनल है, एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल है। इसी तरह अगर हम स्पेशल कोर्ट्स की बात करें, हमारी बैंकिंग कोर्ट अलग हो गई है, लेबर कोर्ट अलग हो गई है, कस्टम कोर्ट अलग हो गई है, फैमिली कोर्ट अलग हो गई है, ड्रग्स कोर्ट अलग हो गई है, एंटी टेररिज्म कोर्ट अलग है, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस कोर्ट ये अलग है, एंटी स्मगलिंग कोर्ट अलग है, टैक्सेशन कोर्ट अलग है, कंज्यूमर कोर्ट अलग है, एंटी करप्शन कोर्ट अलग है, कमर्शियल कोर्ट अलग है। इसी तरह हम कुछ बोर्ड्स की बात करें तो 3 बड़े बड़े बोर्ड्स हमें नजर आते हैं, ये भी कोर्ट्स की शक्ल में है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज पैलेट बोर्ड है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जिसकी हम डिटेल बात करेंगे, जिसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ये रेवेन्यू के जितने डिपार्टमेंट हैं, जो हमारे एसीडीसी और ये नीचे तहसीलदार वगैरह पटवारी तक जो बंदे आते हैं, ये सारे के सारे बोर्ड्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में होते हैं। इसी तरह नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब, ये बड़ी कॉमन है। तो ये हमारे कुछ बोर्ड्स हैं, ये भी अदालतों की शक्ल में काम करते हैं। तो इनके साथ साथ एक अदा और भी मैं आपको महकमा बताता हूँ, जैसे कि हमारा वफाकी या सूबाई मोहतसिब का अदारा है। तो ये कुछ अदारे कुछ कोर्ट्स की शक्ल में, कुछ इसी तरह ट्रिब्यूनल की शक्ल में, कुछ बोर्ड्स की शक्ल में ये काम करते हैं। तो ये सारे के सारे इदारे किस तरह वर्किंग करते हैं, हम इनको थोड़ा सा आगे इंशाल्लाह डिटेल समझ लेते हैं। हमारी पहली कोर्ट जी, फैमिली कोर्ट। अब ये जो हमारी फैमिली कोर्ट है, ये क्या है? फैमिली कोर्ट बेसिकली मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत मार्ज वजूद में आई, और जो ऑर्डिनेंस पास हुआ उसके मुताबिक 1961 में, ये भी सिविल कोड का ही एक पार्ट है। जो हमारी ये फैमिली कोर्ट है, ये दीवानी अदालत है, लेकिन एक सिविल जज को अलग बिठा दिया गया, फिर उसको फैमिली जज का नाम दे दिया गया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैमिली से रिलेटेड केसेस ही डील होंगे। ये कोर्ट क्या क्या चीजें हैंडल करती है,
नंबर 1, रिलेटिंग टू डिवोर्स और डिसोल्यूशन ऑफ अ सिविल पार्टनरशिप। उन दोनों के दरमियान जो एक निकाह हुआ है, हम उसको एग्रीमेंट कह लें, वो जो एक निकाह था अब उसको डिवोर्स की शक्ल देनी है या डिसोल्यूट करना है, उसको खुला वगैरह के कोई केसेस हैं, तो ये अब हमारे सारे जो दायर होंगे, फाइल होंगे, ये फैमिली कोर्ट में जाएंगे। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट का मामला है, बच्चों के खर्चे का मामला है, या डिवोर्स होगी, तो उसके बाद जो रिलेशनशिप ब्रेकडाउन है, जिसको हम बाद में सीखेंगे भी जब हमारा अगला सबक होगा कि ये केसेस किस तरह चलते हैं, हमारे सिविल जो मैटर्स हैं, तो उसके अंदर जब ब्रेकडाउन हो गया, डिवोर्स हो गई, तो उसके बाद बाकायदा उसको एक इफेक्टिव सर्टिफिकेट लेने के लिए बाकायदा उसको ब्रेक डाउन किया जाता है रिलेशनशिप को। तलाक तो होगी, लेकिन उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करने के लिए फिर हमारी मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो 3 दफा मंथली वो पेशियां होती हैं, और वहां पर फिर डिवोर्स मुकम्मल हो जाती है, एक इफेक्टिव सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसके बाद खतून जो है वो नेक्स्ट शादी कर लेती है 3 माह के बाद। तो वो इफेक्टिव सर्टिफिकेट नहीं होगा तो नादरा के अंदर वो शो होगा पिछला निकाहनामा, तो अगला निकाहनामा कभी भी दर्ज नहीं होगा जब तक कि पिछला निकाहनामा वो जो है उसको खारिज नहीं करवाया जाता, ब्रेक डाउन नहीं किया जाता। तो इस तरह कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, फॉर एग्जांपल मर्द बीवी को मारता है, लेकिन चलो ये तो इतना शायद कॉमन ना हो, लेकिन बेशुमार बीवियां भी मर्द को मारती हैं। तो वो हमारे एक दोस्त बड़ा अच्छी बात कहते होते हैं, तो वो कहते हैं यार फलां बंदा ना मेरा क्लास फेलो है। मैं कहता हूँ यार वो क्लास फेलो किस तरह है? क्लास फेलो आपकी एज उसकी एज। वो कहता है असल में वो भी अपनी बीवी से डरता है और मैं भी डरता हूँ, लिहाजा हम दोनों क्लास फेलो हैं। तो ये जो हमारी डोमेस्टिक वायलेंस है, इसमें हम मजाक में अगर बात करें और शायद कि इसमें कुछ रियलिटी भी हो, तो ये जो मर्द है वो मारता है तो खतून पहुंच जाए अदालत में, तो अगर खतून बेचारी मारे मर्द को तो वो बेचारा क्या करे? तो खैर उसको भी पहुंच जाना चाहिए अदालत में। तो ये वायलेंस अगर कोई भी होता है डोमेस्टिक किसी भी एंगल से, तो ये अडॉप्शन का मसला है कि बच्चा किसकी गोद में जाएगा, कौन अडॉप्ट करेगा, या कोई ऐसा मैटर हो जाता है बच्चे के हवाले से जो सबसे ज्यादा दुखी चीज होती है। मैं समझता हूँ कि थाने कचहरियों में सबसे ज्यादा मसाइल जो हैं वो इसी हवाले से आते हैं। और फिर स्पेशल गार्डियनशिप है, माँ भी कबूल नहीं कर रही, बाप भी कबूल नहीं कर रहा, या बाप जो है ना वो फोत हो गया है या वो कबूल नहीं कर रहा, उसने अलग से कोई मैटर उसका हो गया, अब बीवी जो खतून है वो भी नहीं संभालना चाहती, वो आगे शादी करना चाहती है, तो दोनों ही आगे शादी करना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या कोई एक फोत हो गया, तो वो जो गार्डियनशिप है वो अब किसके तरफ चली जाएगी? तो गार्डियनशिप भी बड़ा एक बहुत बड़ा मसला होता है, और काफी ज्यादा केसेस जो है वो गार्डियनशिप के हो रहे होते हैं। हमारे यहाँ पर एक अदारा बना हुआ है जो इस तरह लवारिस बच्चों को पालता है, तो वो हम उनके साथ उनका हमारा एक इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अल्लाह की तौफीक से जितनी कोशिश होती है काम करते हैं। तो जितने भी बच्चे जो लवारिस हैं, तो अगर उनको कोई गार्डियनशिप दिलवानी है, ज़ाहिर है आगे उनके बेफ़ार्म्स बनने होते हैं या उनका प्रोसीजर नादरा में चलना होता है, तो कोई ना कोई गार्डियन तो होता है, तो वो गार्डियनशिप भी जो है ना वो बाकायदा कोर्ट ही उसको देती है। तो इस फैमिली कोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मैटर्स जो हैं, मामलात या केसेस जो हैं, वो सारे के सारे हमारे तलाक, खुला और समान चीज़ या जो भी मैटर्स हैं, आप आसानी से समझ रहे हैं कि आइली मामलात क्या-क्या होते हैं। मैं अक्सर इस बारे में कहता होता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स इस वक़्त चल रही हैं ना हमारी अदालतों में, वो फैमिली केसेस में है, और इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि बेशुमार कोर्ट्स बन चुकी हैं फैमिली की अलग से, सिविल से एक हिस्सा अलग करके फैमिली कोर्ट बना दिया गया, और बेशुमार ऐसे वकील हैं जो सिर्फ फैमिली का ही काम करते हैं। इतने ज़्यादा ये केस हो गए हैं, जिस तरह डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो जाता है, फैमिली कोर्ट के जा वो वकील भी स्पेशलिस्ट हैं कि वो सिर्फ फैमिली का ही कर रहे हैं, इतने केसेज़ हैं उनके पास। और ये जो रेशो बढ़ती चली जा रही है खुला की, तलाक की, और उसमें खुला के बहरहाल ज़्यादा केसेस हमारे रिपोर्ट होते हैं, यहाँ पे फाइल होते हैं। तो यकीन जानिए आप, चूँकि अक्सर आप में से अल्हम्दुलिल्लाह कई मदारस से या वो कुछ बड़े मज़हबी इंस्टीट्यूट से बंदे हैं हम में से, तो वो भी इस चीज़ को बड़ा नोटिस करते होंगे, या आम पब्लिक भी इस चीज़ को बड़ा नोटिस करती है
कि अक्सर हमारे जो मामलात है ना, वो बड़े ख़राब हो गए हैं। और ये जो तलाक की रेशो है, खुला की रेशो है, डाइवोर्स की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और डे बाय डे इसमें इज़ाफ़ा ही हो रहा है। इस पर बहरहाल काम होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद में जो है ना वो माहाना केसेज़ जो है ना वो इसके चल रहे होते हैं और बड़ा दुःख होता है। बहरहाल सिस्टम अब वो नहीं रहा। हालाँकि आप बड़े हैरान होंगे, मैं एक बात आपको बता दूँ कि जज की बड़ी कोशिश होती है कि इन दोनों के दरमियान सुलह हो जाए। बाकायदा फिर दरमियान में कौंसल ऐसे होते हैं, जो उन दोनों को अलग बिठाते भी हैं, काउंसलिंग करते हैं कि यार दोनों मिल जाओ, किसी भी तरीके से मिल जाओ आपस में। और फिर उनको अलग एक रूम में बिठा दिया जाता है, यार दोनों अभी भी कोई ना कोई आपस में अकेले मिलके कोई फैसला कर लो, कोई बात कर लो। अगर तुम्हारा बच्ची-बच्चा हो चुका है तो क्या करेंगे आप लोग नेक्स्ट? उस बेचारे का मुस्तकबिल क्या होगा? लेकिन इसके बावजूद लोगों की ईगो या लोगों की लोगों के जज़्बात और गुस्सा और ये सारे मैटर्स इतने बढ़ चुके होते हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, कम होने की बजाय। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी हमारे लिए तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है। इस पर बहरहाल बड़ी जो है ना वो कैम्पेन चलनी चाहिए या इस तरह के जो है ना वो प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम दिखाने चाहिए, जिससे लोगों को थोड़ा-सा एहसास हो कि भाई ये काम जो है ना वो कल को इसका बड़ा एक गलत असर भी होगा और ऐसा ही होता है। अल्लाह माफ़ करे, बेशुमार चीज़ें हम देखते हैं अपने मुआशरे में कि फिर वो किस तरह औरत भी रुल जाती है, मर्द भी किसी हद तक रुल ही जाता है। अगर वो बच्चा है दरमियान में उन दोनों का कोई, जितना वो रुलता है मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी दुःख बड़ी दास्तान कोई नहीं होती। दूसरी हमारी कोर्ट होती है चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स है। ये पंजाब डिस्ट्रीब्यूट जिसे बेसहारा लफ्ज़ हम बोलते हैं एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2007 के अंदर जो हमारा एक एक्ट है, उसके तहत ये बेसहारा और जो नेग्लेक्टेड बच्चे हैं, ये भी आप समझ लें लावारिस ही हो गए। ये बच्चों को जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स हैं, वो किस तरह वो उनके साथ काम करती हैं। तो ये आम तौर पर कोई बच्चा बेसहारा है, उसकी गार्डियनशिप लेनी है या कोई बच्चा ऐसा है जो नेग्लेक्टेड है, तो उसको फैमिलीज़ के साथ किस तरह अटैच करना है। तो लीगल कस्टडी भी देती है उस उन बच्चों को अदालत किसी न किसी के हैंडओवर करके उनको लीगलाइज़ भी करती है और इसी तरह ये जो हमारी कोर्ट होती है, ये स्पेशली प्रोटेक्शन के हवाले से, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से जो काम होते हैं, उनको करती है। एक डिपार्टमेंट है हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के नाम से। अब वो क्या करता है कि मसलन आपने देखा कोई बच्चा जो है ना वो कागज़ चुन रहा था किसी भी गार्बेज रोड़ी के ऊपर और उसने कागज़ चुनते-चुनते उसने आगे टीम आ गई तो उसको उठा के ले गई। अब वो जो टीम है, वो ब्यूरो वाले उनको उठा के ले जाते हैं। अब वो पीछे जाते हैं या पीछे अपने या तो वो कोर्ट में केस चल जाएगा कि जनाब इनके पेरेंट्स को बुलाएँ या वो ब्यूरो जो डिपार्टमेंट है खुद डील करेगा। तो उनके पेरेंट्स आएँ और उनको रोका जाए कि जनाब इस बच्चे को जो आपने बेसहारा छोड़ा हुआ है, आप इसको किसी न किसी एंगल से सहारा दें। तो ये उनको जो नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं या इस तरह डेटिट्यूड बेसहारा लोग होते हैं, उनको लीगल कस्टडी भी देती है ये कोर्ट। इसी तरह हमारी लेबर कोर्ट है। लेबर कोड बड़ी हमारी कॉमन है, हमारे फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 में जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, जब ये आया तो बाकायदा तौर पर जो हमारे वर्कर्स हैं उनको कुछ इख्तियारात दिए गए। उनको कुछ कह लें कि एक एतमाद दिया गया कि जनाब आपके भी केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं, फाइल हो सकते हैं, आप लोग अपना हक ले सकते हैं। तो पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जिसे पीरा के नाम से हम याद करते हैं 2010 के अंदर ही आया 2010 में। ये बहुत ज़्यादा अभी हमारा जो लेबर कोर्ट में चलता है, ये टोटल कोर्ट्स अलग हैं और हमारे गुजरांवाला में भी लेबर कोर्ट मौजूद है। तो ये जो लेबर कोर्ट है, यहाँ पर सारे लेबर से रिलेटेड मामलात होंगे। अब इसमें लेबर की शक्ल में आप देख लें कि कई तरह की लेबर है। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री में काम करने वाली लेबर भी होती है। एक लेबर होती है कि जो किसी न किसी रजिस्टर्ड अदारे के साथ काम कर रही है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रही है, कोई किसी बड़े स्टोर के अंदर काम कर रही है या कोई भी ऐसे मॉल के अंदर जो काम कर रहे हैं या कोई ऐसे अदारे जो गवर्नमेंट के अदारे हैं और वहाँ पे
वो बाकायदा तौर पर कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं। मिसाल के तौर पर टैप्टा हमारा एक इदारा है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। उनमें से कुछ ऐसे टैप्टा के अंडर ऐसे इदारे भी हैं जो सिर्फ ये काम करते हैं कि वो चीजें बना रहे हैं, मतलब फर्नीचर बना रहे हैं, कोई जिस तरह ये हमारे सिरामिक्स के या ग्लास सिरामिक्स वगैरह के काम है, ये कर रहे हैं, या कोई और इस तरह के कोई काम कर रहा है अगर, तो वो वहां पर जो उनके परमानेंट एम्प्लॉई होते हैं, बेशक वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होंगे, लेकिन वो लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वो भी अपना जो केस है वो लेबर कोर्ट में दे सकते हैं। तो अब आम तौर पर हमारी फैक्ट्रियां जो हैं वो तकरीबन ये रजिस्टर्ड होती हैं, और ये वर्कर वेलफेयर अदारे होते हैं, उनके साथ भी, और फिर ये चैम्बर के साथ भी, या कई और एनजीओज या ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये रजिस्टर्ड होती हैं। बेशुमार एनजीओज भी इनके साथ काम कर रही होती हैं। तो अब इनका काम क्या होता है कि राइट टू वर्क, बंदे का जो काम है उससे सही काम आप लें, जो ले रहे हैं वही काम लें। एक बंदे की तस्लील ना हो कि बंदा तो वहां पे, अगर वो आपके यहाँ मुलाजिम है तो आप उसकी कोई तस्लील ना करें किसी भी हवाले से। अगर उसके काम में कोई और काम आप उससे करवाएंगे जो उसकी तस्लील होगी, या उसको आपने कैद कर लिया है, या कुछ भी ऐसा जिसकी तनख्वाह नहीं दे रहे आप, या कोई भी मसला है, तो वो आप उसके, वो जो होगा एग्रीड पर्सन होगा जिसको मसला है, वो बंदा जो है ना वो लेबर कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है। फ्रीडम फ्रॉम फोर्स्ड लेबर एंड सिक्योरिटी, ये कोर्ट ये भी काम करती है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है कि किसी भी लेबर से फोर्सफुली आप काम नहीं करें, या जो अंडर एज बच्चे हैं उनसे आप काम नहीं ले सकते हैं। इस तरह का राइट टू एम्प्लॉयमेंट, जो जितने भी एम्प्लॉयमेंट हैं, जो हमारे ये हमारे मालकान हैं या हमारे मुलाजम हैं, सब बंदों को ये कोई ना कोई राइट देती है। तो किसी भी हवाले से अगर किसी ने डिसमिस होना है तो उसका बकायदा एक प्रोसेस होगा कि आपने महीना पहले नोटिस देना है कि आप लेबर ने जाना है, या लेबर को महीना पहले मालिक ने नोटिस देना है कि आपको हमने निकाल देना। तो बहरहाल इंडस्ट्रियल पीस या रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, जो मालिक है और जो लेबर है उनके दरमियान ताल्लुकात डेवलप करने में लेबर कोर्ट किरदार अदा करती है। लेबर कोर्ट का बहुत बड़ा काम कह लें कि वो जो लेबर है, जो हमारे मजदूर तबका है, उनको सहारा देना है। अब बेशुमार केसेस लगे होते हैं, और लेबर कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा जो हमारे महकमे हैं, मसलन ये वापडा का महकमा है, गैस का महकमा है, तो वहां पर जो लेबर के या कारपोरेशन का महकमा है, लेबर के जो बंदे हैं, वो बेशक वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, उनको तनख्वाह सही नहीं मिल रही है, उनके को अलाउंसेस नहीं लग रहे, उनको जबरदस्ती टर्मिनेट कर दिया गया, निकाल दिया गया है, या उनका कोई तनख्वाह का कोई ऐसा इशू है कि जो वो हल नहीं हो रहा वहां से, तो वो लेबर कोर्ट में आ जाता है। या वो कच्चा मुलाजम है तो उसने अपने आप को परमानेंट करवाना है, पक्का मुलाजम होना है, तो ये भी बहरहाल ये केसेस सारे लेबर कोर्ट में आते हैं। अब इसी तरह इससे बड़ी एक अदालत है लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब ये ट्रिब्यूनल जो है, ये कोर्ट वही जो एक्ट है, पीरा एक्ट, उसी के तहत ये काम करती है, क्योंकि लेबर के रिलेटेड ही यहाँ पे ये उससे बड़ी कोर्ट हो गई। यानी कि ये लेबर कोर्ट से आगे ये लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे, जो हमारी इससे अगली कोर्ट होगी लेबर कोर्ट से। लेबर कोर्ट जो है ये समझ लें आप जिला या डिवीजन की सतह पर होगी, और उससे अगली अदालत जो होगी ये लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा। वहां पे वो केस चला जाएगा डायरेक्ट, नेक्स्ट जो अपील जो है वो वहां पे वो बंदा करेगा लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के अंदर। जिस तरह एक बंदे ने छोटी अदालत से उसको केस उसके खिलाफ आ गया तो उसने बड़ी अदालत में वो केस फाइल कर दिया, इसी तरह। अब आगे आ गया हमारा एंटी टेररिज्म कोर्ट। ये इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है, ये भी बड़ा काम करती है। टेररिज्म एक्टिविटीज ऑर्डिनेंस 1975 में आया है, और ये 1997 में पाकिस्तान में बाकायदा एस्टेब्लिश हुई है, और एंटी टेररिज्म एक्ट जो है ये 1997 में बन गया। अब आपने ऑर्डिनेंस और एक्ट के अंदर थोड़ा सा फर्क शायद पहले दिन के लेक्चर में भी सुना था कि ऑर्डिनेंस जो होते हैं ये फॉर शॉर्ट टाइम होते हैं, और जो एक्ट होते हैं ये परमानेंट होते हैं। और ऑर्डिनेंस की खास हदूद होती है, एक्ट जो है ना वो मुकम्मल पूरे मुल्क के लिए होते हैं। तो मुख्तलिफ अंदाज में इसके ये जो ऑर्डिनेंस है, कई दफा ये कारपोरेटेड होते हैं, इनके कारपोरेशन सेक्टर में, और एक्ट जो है ना वो फिर जब उसको
पार्लियामेंट जो है ना वो पास करती है, उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। तो 1997 में बाकायदा तौर पर कोर्ट्स भी बन गई और ये एक्ट भी पास हो गया। और ये जो हमारा आम क्रिमिनल केस थे, जो ऐसे केस के वहां पे दहशतगर्दी हुई और वो क्रिमिनल कोर्ट्स में जाते थे, अब उसके लिए अलग से अदालत बना दी गई जिसका नाम एंटी टेररिज्म कोर्ट हुआ। जो मैंने पहले बात की कि केस दो ही तरह के हैं, या वो सिविल है या वो क्रिमिनल है, लेकिन उन दोनों केसेस में रेशो इतनी बढ़ती गई कि नोयत मुख्तलिफ होती गई, किस्म केस का अंदाज मुख्तलिफ हो गया। तो उसके लिए इतना वो केस जब ज्यादा हो गए उस तरह के, तो उसकी अलग अदालत बना दी। तो ये करती क्या है, नंबर एक तो ये है कि कोई भी डिस्टरबेंस है इंटरनल मुल्क के अंदर, वो कोई लॉ की वायलेशन कर रहा है, वो कोई इलीगल स्ट्राइक कर रहा है, कोई लॉकआउट्स कर रहा है, कोई व्हीकल स्नैचिंग कर रहा है, कोई व्हीकल को लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है या डैमेज कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी चाहे वो स्टेट की है उसको तबाह कर रहा है, या प्राइवेट प्रॉपर्टी को तबाह कर रहा है, वो रैंडम फायरिंग कर रहा है, आर्म फायरिंग उसने जैसे हवाई फायरिंग हम कहते हैं, ऐसे ही वो गन्ने चला रहा है, तो वो किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट कर रहा है दहशत की शक्ल में, तो उसको उसके खिलाफ जो है वो केस वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलेगा। जिस तरह इमरान खान पे जो हमला हुआ पीछे वो हमारा वजीराबाद में, तो उसका भी इसी कोर्ट में चल रहा था। जो सियालकोट में जैसे पीछे वाकया हुआ था, वो श्रीलंका के बंदे को जिंदा जला दिया था इसी कोर्ट में। तो ये एंटी टेररिज्म जो है, किसी भी तरह का जो टेरर है, वो दहशत गर्दी जितनी भी होती है, चाहे वो बड़े लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट के खिलाफ हो, चाहे वो आम बंदे के खिलाफ हो, जब वो दहशत फैलाई जाएगी तो उसके खिलाफ जो केस चलेगा वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलेगा। इस तरह हमारी कोर्ट्स होती हैं, कस्टम कोर्ट्स, जो कस्टम के मामलात हैं, ये जो स्मगल होके चीजें आ जाती हैं, हम कहते हैं जी ये आपकी गाड़ी जो है वो स्मगल होके तो आ गई है, अब ये कस्टम पेड है कि नॉन कस्टम है। नॉन कस्टम जो गाड़ी होगी उसके लिए बाकायदा तौर पर ये कस्टम जो हमारा डिपार्टमेंट है वो उसको डील करेगा। अब यही डिपार्टमेंट जो है वो अगर इनका कोई मसला है, तो डिपार्टमेंट से आगे बढ़ के ये फिर ये कोर्ट की शक्ल इख्तियार कर जाती है, और फिर बाकायदा यहाँ इनकी कोर्ट्स मौजूद होती हैं। कस्टम या एंटी स्मगलिंग एंड टैक्सेशन कोर्ट्स जो हैं, कि उन्होंने वो स्मगल कर ली चीजें लेकिन कस्टम पे नहीं किया, अब वो जो स्मगलिंग के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी, तो ये कोर्ट जो है वहां पे इनका केस जाएगा। अगर अदारा भी पकड़ेगा तो उसके बाद वो केस जो है वो उसके खिलाफ वो कोर्ट में चला जाएगा। तो ये बकायदा कस्टम एक्ट 1969 के अंदर जो ये एक्ट आया था, उसके तहत ये कोर्ट्स काम करती हैं। उसके बाद हमारी ड्रग्स कोर्ट्स हैं, जो नीचे आपको नजर आ रहा है। ड्रग्स कोर्ट्स क्या हैं? ये ड्रग्स एक्ट 1976 के तहत ये बनी है ड्रग्स कोर्ट्स। अब ड्रग्स क्या है, इसमें हर तरह का ड्रग आ जाता है, कोई भी नारकोटिक्स चीजें हैं, आपकी अफ्यून है, चरस है, शराब है, या कोई भी ऐसी नशावर चीजें हैं, ड्रग्स जितनी भी हैं, वो इस कोर्ट में उनके खिलाफ जो है ना वो यहाँ पे वो चलेगा केस आपका, या जो भी वो मुलजम होगा, तो उसका केस ड्रग्स कोर्ट में आएगा। अब ये जो ड्रग्स कोर्ट हैं, अब स्पेशली वो 19 जो 1976 है और 1997 का जो एक्ट है, इन दोनों के तहत ये काम कर रही होती हैं। एक बात याद रखें कि हर एक जो भी नया एक कानून आया, नई एक अदालत बनी, तो उसके तहत जो उस सारे काम के लिए जो कानून बने हुए थे, या तो उसी को दोबारा लागू कर दिया गया, या उसमें अमेंडमेंट करके एक नया कानून जो है वो स्टैब्लिश कर दिया गया, उसको पास कर दिया गया। और उस अदालत, वो जो अदालत जितने भी फैसले करेगी वो इस कानून के तहत करेगी, वो दूसरे कवानीन के तहत नहीं करेगी। हम इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसके अंदर जितने भी हमारे दीवानी कानून हैं, हमारे सिविल मैटर्स हैं, वो किस किस तरह के एक्ट हैं, वो इंशाल्लाह जितने भी एक्ट हैं वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेहनत के साथ यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्लाइड्स बनाई हुई हैं, तो इन स्लाइड्स में आप देख भी लेंगे। मैंने ये स्लाइड शेयर भी करनी थी, बस वो मेरे जिम्मे लगा दिया गया। मुझे असल में ना ये कंप्यूटर का इतनी चीजें आती नहीं है, तो बहरहाल ठूंगे मार मूर के कोई ना कोई इंशाल्लाह मैं इन स्लाइड्स को पीडीएफ की शक्ल दे के तो आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। आज ही मैं कोशिश करूंगा
जो ये आज तीसरा लेक्चर है, तो पहले 2 और ये तीसरा मिला के तो आपको स्लाइड्स भी दे दूँ, ताकि आपके पास ये नोट्स की शक्ल भी हो जाए। क्योंकि इनके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है आप सुनने के साथ-साथ देख के भी चीज़ों को समझ जाते हैं। और जो हमारा अगला लेक्चर है या उससे अगला लेक्चर है, उसमें क्रिमिनल केसेज़ और सिविल केसेज़ जितने भी हैं और जितने एक्ट बने हुए हैं, वो सारे के सारे एक्ट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लिखे हुए हैं और उनको बाकायदा कंपोज़ किया हुआ है कंप्यूटर। वो सारे इंशाल्लाह आपको दिखा देंगे, वो बुक्स भी आपको दिखा देंगे जो हर साल जो है वो बनाई जाती हैं और अगर कुछ अमेंडमेंट्स हैं तो वो उस एक्ट के अंदर अगले साल जो है ना अमेंडमेंट्स लगा के दे दी जाती हैं। तो ये जो ड्रग्स के जितने भी मामलात हैं, किसी ने स्टोर कर रहा है, कोई या जो मैन्युफैक्चर कर रहा है या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है या वो ड्रग्स को किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस वो पकड़ा गया है तो उसका केस जो है ना वो यहाँ पर फाइल होगा। इसी तरह ये पब्लिक हेल्थ के हवाले से भी ये अवेयरनेस भी देती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं उसमें अल्कोहल यूज़ होती है या कोई ऐसी ड्रग्स यूज़ होती हैं, जो मेडिसिन्स हैं हमारी, तो वो बाकायदा लाइसेंस देती हैं कि हमने ये ड्रग जो है ना वो इतनी परसेंट इसमें डालनी है सीरम में या किसी मेडिसिन में। तो वो बाकायदा डिपार्टमेंट से या अप्रूव करवाती हैं कि ये जो है वो हमारी यहाँ पे इस कंपनी में ये मेडिसिन में इतनी ड्रग यूज़ होगी और उनको उसकी इजाज़त मिलती है। उससे अगर ज़्यादा तादाद होगी तो ज़ाहिर है फिर भी वो कंपनी पकड़ी जाती है। खैर ये ड्रग्स कोर्स में केस चलता है। हमारे नेक्स्ट कोर्स हैं कंज्यूमर कोर्स। कंज्यूमर कोर्स हम आमतौर पर मैं आपको समझा दूँ कि मैंने एक दिन पहले भी बात की थी, परसों-तरसों किसी लेक्चर में पहले दूसरे में, कि आपने कोई चीज़ खरीदी है और फ्रिज खरीदी और फ्रिज खरीदने के बाद घर आए तो आपको पता चला कि फ्रिज ठीक ही नहीं है। तो अब आपने उसके खिलाफ अगर वो ऑनलाइन ली है या ऑन साइट जाके ली है, उसके खिलाफ आपने कंज्यूमर कोर्ट में जाके तो केस दायर करना होता है। द पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 2005 का ये जो एक्ट है पीसीपी इसके तहत ये केस सारे सुने जाते हैं और कोई भी जो कस्टमर है जिसने वो चीज़ जो उसने ली है वो कंज़्यूम करने के लिए जो उसने वो कंज़्यूमर कोर्ट में जाके 15 दिन के अंदर-अंदर अपना केस फाइल करेगा। वो खुद भी जाके फाइल कर सकता है। आजकल तो ऑनलाइन बेशुमार चीज़ें आ गई हैं कि ऑनलाइन फाइल कर दें केस आप या वो लॉयर के ज़रिए भी कर सकता है। तो इसी तरह वो डायरेक्ट नेशनल कमीशन के में जाके भी केस जो है ना वो कंप्लेंट कर सकता है या अपील उसके आगे जो है ना वो एक अगर उसके खिलाफ भी आ जाती है तो 1 महीने के अंदर-अंदर वो नेक्स्ट जो है वो अपील कर सकता है या मज़ीद सुप्रीम कोर्ट में आगे जाके अपील कर सकता है। अपील की भी एक मुद्दत होती है, वो 30 दिन है, ये भी आप ज़हन में रखें। कोर्ट्स के अंदर जो केस आता है तो उसके आगे आपने अपील करनी है तो 30 डेज़ के अंदर-अंदर अपील करनी होती है। अगली कोर्ट है हमारी बैंकिंग कोर्ट। बैंकिंग कोर्ट में अच्छा यहाँ पे रुक के मैं एक बात बता दूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है आज की स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत काम है समझने वाला, इसलिए मैं चीज़ों को बड़ी तेज़ी से लेके जा रहा हूँ। और हालाँकि एक-एक कोड के ऊपर जो है ना पूरा-पूरा लेक्चर होगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर कोड के ऊपर एक पूरा लेक्चर बना के उसको हम अपलोड भी करें और ये चीज़ें जो है ना वो आप लोगों की आसानी के लिए लेकिन यहाँ चूँकि हम एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इसके लिए मैं जो चीज़ें बड़ी कॉमन हैं, वो ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बैंकिंग कोर्ट, अब ये भी हमारे आमतौर पर सिविल कोर्ट्स में ये अक्सर चीज़ें आ जाती हैं या किसी हद तक कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जो फ्रॉड वगैरह के वो इधर हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स में भी आ जाते हैं। लेकिन ये भी एक पार्ट अलग से सिविल केसेस का बैंकिंग कोर्ट को दे दिया गया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जितने भी अब केसेस होंगे बैंकिंग के रिलेटेड वो अब ये एक्ट डील करेगा, ये कोर्ट डील करेगी और इसका मेन काम क्या है कि वो फाइनेंशियल रेमेडी देता है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने कार खरीदी, कार उसने वो लीज़ पे ले ली बैंक से, अब वो किस्तें पे नहीं कर रहा, तो वो जो इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक है, वो अदारा जो है, अब वो यहाँ पे जाके केस फाइल करेगा उस बंदे के खिलाफ कि जनाब ये जो कार मैंने इस बंदे को दी थी किस्तों पे, तो ये अब ये किस्तें पूरी नहीं कर रहा है या इसकी ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ ये बना रहा है।
तो जो हमारा वायदा हुआ था उसके मुताबिक ये फुलफिल नहीं कर रहा उन चीज़ों को। तो ये भी जो हमारी कोर्ट्स हैं, इस तरह रेमेडी दे रही होती। अब यही अगर बंदे को भी मसला है, अगर बैंक वाले तंग करते हैं, तो या उन्होंने किस्तें उसने दी हुई हैं, वो मुकर गए हैं या कोई भी ऐसा मैटर है, तो वो बंदा भी जो उस बंदे को मसला हुआ, नुकसान पहुँचा, तो वो उस बैंक के खिलाफ भी केस इसी कोर्ट में जाके फाइल करेगा कि इस बैंक ने मेरे साथ ये धोखा किया है या कर रहा है। तो ये फिनांस के हवाले से या कोई ड्राफ्टिंग चीज के हवाले से ये बैंकिंग कोर्ट काम करती हैं। इस तरह हमारी कमर्शियल कोर्ट्स हैं। कमर्शियली जितने भी हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम है कि हमने के चीज यहाँ से भेज रहे हैं या वहां से मंगवा रहे हैं, तो ये बाकायदा तौर पर जो बिजनेस लोग करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो वो कमर्शियल कोर्ट के अंदर अपना केस फाइल करते हैं या वहां पे सारी ये डीलिंग होती है। ये जो हमारा इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत ये काम करता है और बाद में ये कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 जो नया आया, तो उसके तहत ये कोर्ट्स सारी काम करती हैं। अभी चूंकि ये पहले कोर्ट खुद नहीं थी, पहले फॉरेन एक्सचेंज का ही इदारा था, वहाँ पे जो एपीलेट बोर्ड है वहाँ पे भी काम ये कर दिया जाता था, या ये मैटर सिविल कोर्ट में ही भी वो फाइल कर दिए जाते थे। लेकिन अब इनकी तादाद भी ज्यादा होगी, तो अभी ये 1.5 साल पहले ही ये जून 2021 में बाकायदा इसको एक नई कोर्ट लाहौर में पहली कोर्ट ये बनी है। तो ये जिस तरह मैंने कहा कि हर साल या दूसरे तीसरे साल एक नई कोर्ट आ रही होती है, ये भी आप समझ लें। तो ये भी अभी 1 डेढ़ साल पहले ये कोर्ट आई है और लाहौर में भी ये पहली कोर्ट बनी है। पंजाब कमर्शियल कोर्ट ऑर्डिनेंस 2021 के नाम से अब इनका एक पूरा ऑर्डिनेंस भी बन गया है, तो उसके तहत ये कोर्ट अब काम करेगी। तो जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए दोनों पार्टीज में किसी को भी, तो उसको यहाँ पे हैंडल किया जाता है, जितने भी बिजनेस के डिस्प्यूट्स होते हैं। अब उसके साथ जो फॉरेन एक्सचेंज अपीलेट बोर्ड है, ये उससे अगली कोर्ट है, यानी कि पीछे अगर कोई मसला हो गया तो आगे फिर यहाँ पे आके वो अपना केस फाइल करेगा। या बड़े लेवल का मसला है तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत ये कोर्ट जब से हमारा मुल्क बना, तब से पूरी दुनिया के साथ जो हमारा एक्सचेंज हुआ, करेंसी के मामलात या कोई भी इस तरह जो फॉरेन एक्सचेंज का कोई भी मसला होगा, वो सारा इसी में आएगा। ताकि सिक्योरिटीज के मामलात हैं, सिक्योरिटी से मुराद यहाँ बंदों की सिक्योरिटी नहीं है, इस तरह वो कि ये चीज वहां पे जा भी नहीं रही, कोई हैकर तो नहीं हैक कर रहे चीजों को। तो इस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंसी और बाकी पेमेंट्स या फॉरेन एक्सचेंज के जितने मामलात हैं, उसमें अगर कोई मसला है तो ये कोर्ट जो है, ये बोर्ड जो है, यहाँ पे डील करेगा। इस तरह हमारा एंटी करप्शन कोर्ट, एंटी करप्शन का बाकायदा एक डिपार्टमेंट भी है, एक कोर्ट भी है। ये द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 में जो बना, ये उसके तहत काम करते हैं। और फिर उसके बाद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 में जो बना है, उसके तहत भी ये एंटी करप्शन वाले काम करते हैं। यही जो अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है, ये नैब में भी है, उसी के तहत नैब आगे जो है ना, वो बाकायदा जो है वो 2002 में लॉन्च भी की गई थी। लेकिन इन दोनों को हम साथ साथ समझ लेते हैं। अब नैब जो है ये बड़ी कोर्ट है करप्शन के हवाले से, तो वहां पर एंटी करप्शन के हवाले से ही जो केसेस हैं करप्शन के, वहां पे फाइल होंगे। लेकिन इनकी लिमिट्स हैं। अगर थोड़ी लिमिट का मामला है तो वो एंटी करप्शन कोर्ट में आ जाएगा, बड़ी लिमिट है तो फिर नैब में चला जाएगा। करप्शन बेसिकली होती क्या है, इस पर भी थोड़ा सा समझना बड़ा जरूरी है। हमारे एक उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अकरम विरक साहब एक बड़ी प्यारी बात कहा करते थे कि यहाँ पर हर बंदा ही करप्ट है, बस जितना जिसका दांव लगता है उतना ही वो बेईमान है। तो और दूसरा वो लफ्ज बोलते होते थे कि हर बंदा हस्बे तौफीक बेईमान है। तो बस दांव लगने की देर है। कोई बंदा कहे कि मैंने कभी शराब नहीं पी, तो दूसरा अगर उससे पूछे कि भाई क्या शराब का कभी मौका भी मिला था कि नहीं, अब अगर मौका ही नहीं मिला और शराब नहीं पी तो ये कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो ये थी कि मौका मिलता और फिर ना पीता, अल्लाह महफूज रखे। तो ये बहरहाल गुनाह का मौका ना मिलना भी अल्लाह की रहमतों में से बहुत बड़ी रहमत है। तो ये भी आप चीज समझ लें कि करप्शन हर बंदा कर रहा है। एक बंदे की ड्यूटी है, उसने बच्चों को पढ़ाना है या उसने
लोगों के ये मसाइल सुनने हैं या उसने ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी है किसी भी इदारे में, किसी मस्जिद में या किसी मदरसे में या किसी भी जगह पे वो काम कर रहा है, तो क्या वो पूरी ईमानदारी से कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो ज़ाहिर है उसके अंदर, अल्लाह ताला सबको माफ़ करे, मैं तो खुद अपने अंदर कभी झाँकता हूँ तो बेशुमार गलतियाँ नज़र आती हैं, अल्लाह सबको महफूज़ रखे और माफ़ी भी दे। तो ये चीज़ें बहरहाल करप्शन जो है, यहाँ पे जो हमारा मफ़हूम है वो ये है कि कोई बंदा किसी भी शक्ल में कोई चीज़ डिमांड करता है या कोई उसको देता है अपना काम निकलवाने के लिए, क्योंकि वो करप्शन ले रहा है या दे रहा है। तो दोनों एंगल के साथ वो रिश्वत दे रहा है या ले रहा है, दोनों एंगल के साथ केस रिपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन चूँकि ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं रिश्वत लेने पर, करप्शन करने पर, उसने पैसे पुलिस वाले ने चार्ज कर लिए कि ना 50,000 दें, बंदा छोड़ देते हैं। तब पुलिस वाले के खिलाफ जो है ना वो केस चलेगा कि जनाब आ जाओ, आपने 50,000 किसके लिए हैं? तो ये जो करप्शन के केसेस हैं, आमतौर पर एंटी करप्शन का जो अदारा है, वहाँ पर भी एप्लीकेशन दी जा सकती है बगैर किसी वकील के। और फिर जब ये कोर्ट में आ जाएगा मामला, वो अपनी फाइंडिंग्स दे देंगे एंटी करप्शन वाले। वो खुद भी फाइंडिंग दे सकते हैं, फाइंडिंग दे के वो पकड़वा सकते हैं, एफआईआर दे सकते हैं या वो आगे केस जो है ना वो कोर्ट में चला जाता है। वो उनके जो भी रिमार्क्स होंगे, जो उनके आगे एट द एंड डिसीजन होगा, उसके बाद कोर्ट में चला जाता है। तो ये जो कोर्ट है, ये बाकायदा तौर पर ये उन्हीं के मुताबिक जो है वो डिसीजन लेती है। और जितने भी पेमेंट्स के मामले हों या गिफ्ट्स भी हों, तो गिफ्ट की शक्ल में भी अगर कोई बंदा किसी को रिश्वत देता है, जैसे अक्सर मशहूर है कि जनाब वो फलां बंदे ने ना ये अफ़सर को वो 2-4 तोड़े जो है ना वो चावलों के दे दिए, साथ देसी घी दे दिया और कहा जनाब हमारे गेहूँ की सौगात है, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। हालाँकि उस बंदे को तो उस अफ़सर से काम था या उस मैनेजर से या उस जज से काम था, अपना काम निकलवाने के लिए वो उसको दे रहा है, वरना कौन देता है जनाब चावलों के तोड़े फ्री और देसी घी फ्री लाके। तो वो गिफ्ट की शक्ल में भी अगर वो लेगा, तो वो उसने करप्शन ही की है। तो ये आमतौर पर इसकी प्रिवेंशन के लिए बाकायदा तौर पर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। तो नैब भी बहरहाल इसी तरह ये बड़े लेवल पे काम करती है। तो इस वक़्त कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान, सखर में ये बाकायदा नैब के दफ्तर मौजूद हैं। और इसी तरह ये भी अवेयरनेस देती है कि आपने किस तरह जो है ना वो लोगों को पकड़ना है या किस तरह लोगों से बचना है और किस तरह आपने लोगों के साथ जो है ना वो डीलिंग करनी है और अगर ऐसा काम हो जाए तो किस तरह केस फाइल करना है, रिपोर्ट करनी है। तो ये जितनी भी स्ट्रेटजी है, तो ये बहरहाल उसके मुताबिक ही सारा प्रोसेस करती है। उसके बाद हमारी एंटी एनक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल्स, एनक्रोचमेंट का बड़ा मसला आपने सुना जी, वो एनक्रोचमेंट वाले आ गए। ये थड़ियाँ बाहर बनी हुई थी इज़ाफ़ी, या ये जो छेड़ हैं वो जो घरों के ऊपर जो बाहर गली में निकाल देते हैं ऊपर छत बाहर की तरफ, ये एनक्रोचमेंट हो गई है। या कोई गवर्नमेंट की जगह है वहाँ पे उसने कोई एनक्रोचमेंट या आगे बढ़ के उसने, जिस तरह ये हमारे पेट्रोल पंप्स होते हैं अक्सर जो है ना वो आगे तक आ चुके होते हैं। तो वो गवर्नमेंट की सतह पर अ, उसने अगर किसी भी स्टेट की किसी चीज़ को उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जैसे ये जब इमरान खान आया तो उसने वो कई वो तोड़-फोड़ भी की। हमारे गुजरांवाला में वो कुछ पंप्स थे उनको भी गिराया और बाकी एनक्रोचमेंट भी काफ़ी होती रही। तो वो एनक्रोचमेंट जो है वो स्टेट की जगह पे जब होगी, तो वो बाकायदा एंटी एनक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल्स के अंदर उनके केसेस चलेंगे। तो बंदा कहता है नहीं जिन्होंने मेरी एनक्रोचमेंट किया गलत की है, तो वो भी जो है ना वो डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है वो केस फाइल हो जाएगा। और अगर कोई महकमा है और वो नहीं करने दे रहे, उसको खत्म नहीं करने दे रहे, तो डिस्पोज ऑफ नहीं करने दे रहे, तो फिर भी वो केस जो है ना वो यहाँ पे ट्रिब्यूनल में चलेगा। बहरहाल ये पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के अंदर जो हमारा एक एक्ट बना, उसके तहत ये ट्रिब्यूनल्स काम करते हैं। और जो मैंने अभी सारी बातें बताई कि ये पब्लिक प्लेस पर या जहाँ भी ये जो हमारी गली मोहल्ले हों या सड़कें हों या कोई गवर्नमेंट की जगह हो, वहाँ पे जो एनक्रोचमेंट होगी तो ये होगा इस तरह। आपकी गलियों में जो थड़ियाँ बनी होती हैं आगे, वो भी एनक्रोचमेंट है। आप एप्लीकेशन कॉर्पोरेशन में देके तो इनको बहरहाल लोकल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे तो इनको भी खत्म करवा सकते हैं। एंटी डंपिंग एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये नेशनल टैरिफ कमीशन एक्ट ऑफ 1990 के अंदर जो बना और एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑर्डिनेंस 2000 में जो बना, उसके तहत ये कोर्ट्स काम करती हैं।
इसी तरह एक ऑर्डिनेंस 2001 में बना है, 2002 में बना, तो ये कुछ काउंटर वेलिंग या सेफगार्ड मेजर्स के ऑर्डिनेंस ये इनके तहत ये काम करती हैं। डंपिंग का मामला आमतौर पर आपने सुना कि ये जो कूड़ा करकट हमारा होता है, ये आमतौर पर डंप कर दिया जाता है। इस तरह कई हॉस्पिटल्स होते हैं और उनके जो वेस्टेज होता है उनका, वो बड़ा ज़ाहिर है खतरनाक सा वेस्ट होता है उनका, तो उनको भी वो कहाँ डैम करना है, वो डंप करने के लिए, दबाने के लिए ज़मीन में दबाने या डिस्पोज़ ऑफ करने के जो प्रोसेस हैं, अगर कहीं भी कोई खराबी है कि ये हमारे एरिया में डंप हो रहा है और ये यहाँ पे पोल्यूशन का खतरा है, यहाँ पे हमारी जो निचली हुई ज़मीन है या पानी हमारा खराब हो सकता है, या यहाँ पे अगर हम करीब की जो एरिया हैं, वहाँ पे अगर हम फसल उगाते हैं और वहाँ को मसला हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो वहाँ पे यकीनी तौर पर वो इस ट्रिब्यूनल के अंदर बहरहाल ये सारे केसेस फाइल होंगे। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कोर्ट है इंश्योरेंस अपीलेट ट्रिब्यूनल। जितने भी इंश्योरेंस के मामले हैं, ये इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 के तहत काम करता है और इंश्योरेंस कंपनियां बकायदा बनी होती हैं। स्टेट लाइफ के साथ-साथ बेशुमार दूसरी भी कंपनीज अब तो काम करती हैं। तो किसी को भी इंश्योरेंस के हवाले से कोई मसला है, तो इस ट्रिब्यूनल में आके वो अपनी एप्लीकेशन मूव करेगा, अपना केस फाइल करेगा और ये उसके खिलाफ ये इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बंदे के खिलाफ भी केस फाइल करेगी। तो इंश्योरेंस के मामले इस ट्रिब्यूनल में आएँगे। इसी तरह हमारे एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स हैं कि पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 में जो बना कि धुआं उठ रहा है, गाड़ियों से निकल रहा है या फैक्ट्रियों से निकल रहा है या कोई तेज़ाब वाला पानी फैक्ट्रियाँ छोड़ रही हैं, तो ये एनवायरनमेंट हमारी खराब हो रही है, हमारा माहौल खराब हो रहा है। तो उस एनवायरनमेंट को महफूज़ करने के लिए आप एप्लीकेशन दे देते हैं और फिर उसके खिलाफ केस फाइल कर देते हैं कि फलाँ फैक्ट्री जो है, वो धुआं छोड़ रही है। अल्लाहू अकबर! मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ कि आप अगर मैं गुजरांवाला के जिस इलाके में रह रहा हूँ, बाबला टाउन का इलाका है, तो हालाँकि बड़ा वो यहाँ पे चलो मेरे अलावा बाकी सारे बड़े दौलतमंद लोग रहते हैं। तो यहाँ पे 7 स्टेट है, वहाँ से धुआँ उठता है और जो करीब के इलाके हैं इसी टाउन के, बाबला टाउन के, वहाँ पे उनकी छतें सुबह को काली हुई होती हैं कई दफ़ा। और यहाँ एक फैक्ट्री है, वो ये कोई मुर्गियों की खुराक बनाती है, पता नहीं वो इतनी कभी-कभी जब वो चलती है फैक्ट्री या वो बना रहे होते हैं तो इतनी स्मेल आती है, वावड़ा टाउन पूरे में फैली होती है कि हमें घरों के अंदर वो बड़ी आवाज़ारी हो रही होती है। अब उसके खिलाफ केस भी हुए, उसके खिलाफ सारे एक्शन भी हुए, बैनर्स भी लगे, एहतजाज भी हुए या फैक्ट्रियों के खिलाफ भी एहतजाज हुए, इतना कुछ होता है, सारा कुछ होता है, कोई एक्शन नहीं होता। और उसी तरह बहरहाल काम चल रहा होता है। तो ये तो ख़ैर एक सिस्टम की खराबी है, इसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये एनवायरमेंटल अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस ट्रिब्यूनल में वो केस फाइल होगा। इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स, आपने एक किताब लिखी, आपने एक मोनो बनाया, आपने एक तंज़ीम बनाई या आपने कोई भी इदारा बना लिया और आपने एक नाम रखा, आपने एक लोगो बना लिया, आपने कोई ब्रांड बना लिया, कोई भी चीज़ आपने बनाई है, कुछ चीज़ लिखी है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं, आपके दिमाग की पैदावार है। वो जो दिमाग आपने आपने यूज़ किया, एक ब्रांड बना दिया, एक बुक लिख दी, अब वो आप कॉपीराइट्स उसके लेते हैं। अब कोई नया बंदा आपकी किताब छाप देता है, तो आप इस ट्रिब्यूनल में जाकर उसके खिलाफ केस फाइल करेंगे कि आप किताब मेरी थी। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पाकिस्तान एक्ट 2012 के अंदर जो बना, ये इसके तहत काम करता है। तो इसका जो आर्टिकल 175 है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 175 है, वो भी इसके तहत ही डील करता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का है और उसका आर्टिकल नंबर 175 है, वो भी इसके तहत काम करता है। तो इसमें किसी भी तरह की जो माइंड क्रिएशन है किसी बंदे की, मिसाल के तौर पर हमारी शरिया अकादमी है, तो वो रजिस्टर्ड है। अगर कोई बंदा शरिया अकादमी कोई और नाम रखेगा पूरे पाकिस्तान में, अगर वो इंटरनेशनल रजिस्टर्ड है, तो इंटरनेशनल भी अगर रखेगा, तो हम उसके खिलाफ केस फाइल कर देंगे। अब सिर्फ वो नाम नहीं, फ़ॉन्ट जो उसका बना हुआ है एक बाकायदा, उसका जो मोनो बना हुआ है, वो सारी चीज़ें हमारी रजिस्टर्ड होती हैं। अब उसमें से किसी भी बंदे को कोई भी मसला है, तो वो उसके खिलाफ केस करेगा।
हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने दी लेदर पॉइंट के नाम से ना जी कुछ ब्रांड बनाया बनाया हुआ है, और वो पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में अक्सर जगह पे उनकी ब्रांचेस भी हैं, दी लेदर पॉइंट। अब वो शूज और कुछ लेदर की चीजें सेल करते हैं, तो उन्होंने उसका मुखफ़्फ़फ़ रखा हुआ है दी लेदर पॉइंट, TLP, दी टी लेदर एल पॉइंट पी, TLP। अब TLP जो है आप समझ गए हैं, यही जो हमारी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है वो भी TLP। तो वो अक्सर वो हमें वो कहते होते हैं, कहते ये नाम तो मेरा रजिस्टर्ड है, तो मैं तो इनके खिलाफ जो है ना वो केस करूँगा कि ये TLP क्यों यूज़ करते हैं। तो बहरहाल ये जो नाम होते हैं या जो आपके काम होते हैं, वो कोई भी चीज़ है, वो सारी की सारी हमारी अपने ट्रेडमार्क्स होते हैं, हमने कॉपीराइट्स लेने होते हैं, तो वो सब अगर कोई भी उसको यूज़ करेगा तो हम यहाँ पे उसके खिलाफ केस करेंगे। इसी तरह हमारे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स हैं। इनकम टैक्स के हवाले से कोई भी मामला है, ये ऑर्डिनेंस 2001 के तहत काम करती हैं, और कोई भी मामला है इनकम टैक्स का, तो वो यहाँ पे इस ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया जाएगा। हमारी आखिरी स्लाइड है सर्विस ट्रिब्यूनल के नाम से, ये बड़ी अहम है जी। अगर कोई बंदा सरकारी मुलाज़िम है, और मुलाज़िम या तो वो वफ़ाक़ा मुलाज़िम होगा या सूबे का मुलाज़िम होगा, कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ KPK, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान का वो मुलाज़िम है, या वो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मुलाज़िम है। तो ये सिविल ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1974 के तहत ये काम करती हैं। हर सूबे में एक ट्रिब्यूनल होता है, सर्विस ट्रिब्यूनल, जो सिर्फ़ सरकारी मुलाज़मीन का होता है। एक फेडरल का होता है। टोटल ये ट्रिब्यूनल होते हैं। अब ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ये किस तरह काम करते हैं? एक चीज़ आप समझ लें कि हर एक ट्रिब्यूनल में, बोर्ड में, हर एक कोर्ट में जो फाइल करने का, केस दायर करने का जो प्रोसीजर है, वो किसी न किसी हद तक मिलता-जुलता भी है, और कुछ थोड़ा बहुत उसमें अलग भी नोयत है। अब इसमें ये होता है, चूँकि वो सरकारी मुलाज़िम है, उसका कोई मसला है, किसी भी एंगल से मसला है, तो सबसे पहले वो अपने डिपार्टमेंट में वो केस फाइल करे। डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देगा, और डिपार्टमेंट उसकी इंक्वायरी करेगा। डिपार्टमेंट के अंदर उसके खिलाफ या हेड ने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी, इंक्वायरी लग गई। अब उसके बाद उसके खिलाफ आ गया मैटर। अदारे ने उसके खिलाफ दे दिया, जजमेंट दे दी, फैसला दे दिया। अब वो जो बंदा है, जो मुलाज़िम है, अब अगर वो फाका मुलाज़िम है, तो फेडरल जो ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे सर्विस ट्रिब्यूनल जो फेडरल की है, और जो गवर्नमेंट ऑफ किसी भी प्रोविंस का है, वो किसी सूबे का है, पंजाब का या किसी और सूबे का है, तो वो सर्विस ट्रिब्यूनल जो उसके सूबे की है, वहाँ पे वो केस अपना दायर करेगा। लेकिन उससे पहले वो फाइल कर चुका होगा, या उसके खिलाफ वो फैसला हो चुका होगा अदारे के अंदर से। मसलन एक बंदा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ जो इंक्वायरी लगा दी, फिर उसके खिलाफ फैसला भी दे दिया। अब वो आगे जो है वहाँ पे अपना केस फाइल करेगा, या किसी बंदे की वो प्रमोशन नहीं हो रही, किसी बंदे की वो सुनवाई नहीं हो रही, किसी बंदे के अलाउंस नहीं लग रहे, तो उसने पहले वो अपने अदारे में दिया, अदारे वालों ने उसके खिलाफ ही फैसला दे दिया। अब वो फिर अपील लेके तो सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो ये एक हायरार्की होती है। मैंने आपके सामने कुछ रखा। बहरहाल हर डिपार्टमेंट का एक अलग से कुछ मामला है। हर स्लाइड के ऊपर जो है वो हर कोड के ऊपर लंबी बातें हो सकती हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी के साथ जितने भी आप पार्टिसिपेंट्स थे, यकीनन उसमें आपने बात सुनी है, समझी है। अब हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं। तो किसी भी मेरे भाई का, दोस्त का कोई क्वेश्चन है, तो काइंडली वो सवाल कर सकता है। जी। कोई मेरा भाई वो अपना माइक खोल के भी सवाल कर सकता है, अगर आपको हैंड रेज़ करना नहीं आता, कोई मसला नहीं है। आप माइक खोल लें और आप सवाल करें। जी, मोहम्मद अतहर खान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा आज का ये सेशन रहा। अच्छा सर, एक सवाल ये है, फैमिली कोर्ट्स के हवाले से ही गालिबन ये सवाल बनता होगा कि
जो बच्चों को हम अडॉप्ट करते हैं कोई किसी और का बच्चा मुँह बोला बेटा-बेटी बना लेते हैं, ले-पालक बना लेते हैं। तो जैसे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी वल्दियत जो है उसके अपने वालिद की होनी चाहिए असल। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कुछ लोग जो है वो इस अंदाज़ से लेते हैं कि पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि वो हमारा बच्चा जो अभी नवमौलूद हुआ है वो किसको उठा के दे दिया गया है। वो चाहते हैं कि दे दिया जाए किसी भी वजह से और लेने वाला भी कुछ इस तरह से अंदाज़ अपनाता है कि उसको नहीं पता होता कि किसका बच्चा उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो इसको फिर इस पेशेंट गार्डियनशिप इसको दी जाएगी, इस मौके पे क्या किया जाएगा? और उसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है या जब बच्चे का बेफ़ार्म शनाख्ती कार्ड वग़ैरह बनेगा तो उसपे वल्दियत की जगह पे क्या लिखा जाएगा? इस हवाले से क्या गार्डियन, कहेंगे सर? वल्दियत वल्दियत और लफ़्ज़ है जी, गार्डियनशिप और लफ़्ज़ है। आप नादरा में चले जाएँ, बल्कि कोई फ़ॉर्म हमने कभी फ़िल करना हो ना, तो लिखा होता है कि गार्डियन या पेरेंट्स में से फादर या गार्डियन, 2 वो ऑप्शन होते हैं। तो गार्डियनशिप का मतलब ही ये है कि उसने गार्डियन बनना है, उसने फादर नहीं बनना। कोर्ट कभी भी उसको फादर नहीं बनाती है, गार्डियन बनाती है। तो ये चूँकि वैसे भी गैर शरई है, कोई बंदा किसी का नाम वो, लेकिन अगर बियॉन्ड द कोर्ट, अगर वैसे ही किसी ने रिश्तेदारी में आपस में कोई लेन-देन कर लिया, बच्चा उसको फूफो ने दे दिया, मामे को दे दिया, फलाँ को दे दिया। अब वो अपने नाम से उस बच्चे का नाम इंदराज करवाता है नादरा में, तो वो तो उसका एक अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं करती है। कोर्ट उसको गार्डियनशिप ही देती है। अच्छा सर उसमें थोड़ा मैं क्लियर करूँ कि अगर जो है हमें वालिदैन का पता नहीं है किसी बच्चे के, हम बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके वालिदैन का हमें नहीं पता वो कौन थे, बस हमने बच्चा अडॉप्ट कर लिया या जैसे ईदी सेंटर से बच्चा ले लेता है कोई। अब बच्चे का जो बे-फ़ार्म बनाया जाएगा या शनाख्ती कार्ड बनेगा, उस पर वल्दियत तो नहीं लिखी जाएगी। क्या कोई हमारे रूल्स ऐसे हैं कि वल्दियत की जगह पे उसका गार्डियन लिख दिया जाए? रोल होते हैं ना, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वहाँ गार्डियन ही लिखा गया होता है। वो अच्छा, तो आपके अगर किसी ने आपके इल्म अगर में ऐसा होगा कि ऐसा ऐसा यानी हमारी प्रैक्टिस में है कि शनाख्ती कार्ड पे वल्दियत नहीं लिखी हुई निगरान लिखा हुआ है या बे-फ़ार्म पे वल्दियत नहीं लिखी हुई, निगरान लिखा हुआ है? क्या ये मेरे जो प्रैक्टिस में नोटिस है ऐसा? मेरे मेरी मेरी प्रैक्टिस में जो चीज़ें हैं ना, ये जो आपने क्वेश्चन किया कि यदि सेंटर से कोई बच्चा आया और या किसी को उसका पता ही नहीं है, अगर तो कोर्ट ने दिया है ना, कोर्ट ने दिया है उसको। हमने जी। जो गार्डियनशिप लेके देते हैं ना, उसमें वहाँ गार्डियन ही होता है। अब उसका फादर कौन है, कौन नहीं है, उसके हवाले से कोई इल्म नहीं। हाँ, नादरा वाले उसको किस तरह को खाना है कि नहीं खाना, इसका मेरे मेरे ज़हन में नहीं है। लेकिन जो हम कोर्ट से लेके देते हैं ऑर्डर, वो उसको गार्डियनशिप का लेके देते हैं। बात समझ रहे हैं आप? जी, ठीक नादरा हो में गया आगे सर। क्या कोई ऑप्शन है कि नहीं, वो मेरे इल्म में नहीं है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलो मेरी भी लर्निंग हो जाएगी, मैं पूछूँगा किसी नादरा वाले से। लेकिन जो हम कोर्ट से उनको लेके देते हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अक्सर प्रैक्टिस में रहता है, गार्डियनशिप तो बहुत ज़्यादा चलती है। तो वो उसमें गार्डियन ही होता है, फादर नहीं होता वो। जी, बिल्कुल। अच्छा सर दूसरा एक सवाल शायद बहुत बचगाना सा कह सकते हैं, ये जो कंज़्यूमर वाली कोर्ट है, तो उसमें जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दी कि फ्रिज हम लेते हैं और वो जो है वो सही नहीं होता और फिर हम उसको वापस करते हैं तो दुकानदार या कंपनी उस क्लेम को कबूल नहीं कर रही होती, तो फिर हम कंज़्यूमर कोर्ट जाते हैं। तो ये कस्टमर कोर्ट भी यही कहलाएगी, कंज़्यूमर तो हम जैसे कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ आप लें कि जो अपनी असली हालत में बरकरार नहीं रहती। जैसे हमने बिजली ली, उसको हमने जो यूज़ किया वो अपनी उस हालत में तो बरकरार नहीं रहती, गैस जो है वो उसमें आग में तब्दील हो जाती है। तो ये कंज़्यूमर, कस्टमर ये दोनों तरह की चीज़ें वहीं पे ही जाएँगी। जैसे हमें कोई बिजली के महकमे से शिकायत है या गैस के महकमे से शिकायत है और वो महकमा जो है वो हमारी शिकायत दूर नहीं कर रहा। अब हम उस महकमे के खिलाफ जाते हैं, तो वो वही कंज़्यूमर कोर्ट में ही जाएँगे, इसी तरह कस्टमर वाली चीज़ है तो वो वही कंज़्यूमर कोर्ट में ही जाएँगे। नहीं, अगर आप किसी महकमे से शिकायत है ना, फिर आप सिविल कोर्ट जाएँगे। ये जो कस्टमर अच्छा, कस्टमर कोर्ट तो नहीं होती कोई भी, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। ये कंज्यूमर कोर्ट्स ही होती हैं, जहाँ पे ये कस्टमर जो है ना, वो चीज़ जो खरीदी ली गई है। लेकिन अगर अच्छा आपका यूँ कोई किसी अदारे के खिलाफ मामला है, गैस महकमा है, बिजली का है, तो फिर आप सिविल कोर्ट में उसके उसके केस को फाइल करेंगे।
उसके खिलाफ। जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, कोई भी पार्टिसिपेंट में से कोई अपना स्पीकर ऑन करके कोई सवाल पूछना चाहे, किसी भी बंदे को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं जी। नहीं जी, बहुत शुक्रिया। बाकी जितने लोग हैं हमारे वो आज चूँकि हमारा उधर भी एक लेक्चर था, इकामुल कुरान में उस्ताद इजाज़ साहब का लेक्चर सेम टाइम में चल रहा है। तो जितने भी लोग जो हैं वो माशाल्लाह पार्टिसिपेटेड हैं अभी, वेल एंड गुड। जो नहीं किसी वजह से पार्टिसिपेट कर सके वो लेक्चर को बाद में सुन सकते हैं सारा। मैंने उसी एंगल से बातें सारी कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी सवाल होगा तो वो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। जी, उसामा साहेब। जी मोहतरम, ठीक है फिर इंशाल्लाह हम क्लास जी, को भी उसामा मुकम्मल साहब। करते हैं। जी, ठीक है जी, आप फिर मैंने कहा अभी हम जी बहुत जी शुक्रिया ठीक जी है, आप बहुत सबका। अल्लाह शुक्रिया। ताला हम सबका अस्सलाम हामी और नासर हो। कल उम्मीद है कि अस्सलाम इंशाल्लाह वालेकुम। अगली क्लास कल होगी। बाकी हाँ इसका आपको बता देंगे अभी ना वो उसमें ग्रुप में इंशाल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।